आप सभी प्रिय सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं संजय राठौर आज बात कर रहा हूं, संगीत की चमत्कारिक खोज विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने पार्ट 4 में संगीत से संबंधित जानकारी दी। अब मैं पार्ट 5 में राग का महत्व का वर्णन कर रहा हूं। राग का महत्व किसी से छिपा नहीं है। इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तार वर्णन है, किंतु गंधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया गया है। इसमें साम गायन के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन है। इसमें भी दतिल के समान संवादी स्वरों की दूरी 9 अथवा 13 श्रुतियों की तथा विवादी स्वरों की 20 श्रुति मानी गई है। इस पुस्तक में वर्णित जाति के 10 लक्षण भरतकृत नाट शास्त्र जाति के 7 प्रकार में राग जाति भरत के समान माने गए सदृश्य हैं के विषय में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसे 10वीं और रागों जैसे साड़व, मध्यम, सड़ज, साधारिता आदि का विशेष उल्लेख है। यह ध्यान रहे कि यह नारद ब्रह्मा के पुत्र पौराणिक नारद नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि आप लोग को ये ध्यान रहे कि यह नारद ब्रह्मा के पुत्र पौराणिक नारद नहीं हैं। पीछे दिए गए ग्रंथों के अतिरिक्त शिलालेख, तमिल ग्रंथ पारीपाडल, बोध नामक शिला, पदिराम आदि द्वारा इस काल के संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकाल इस काल की अवधि 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इस काल को भी 2 मुख्य उप विभागों में बांटा गया। इस काल को भी 2 विभागों में बांटा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल, यह काल 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर और 40 जयदेव कृत गीत गोविंद से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन प्रचलित है, उस समय प्रबंध गायन प्रचलित था, इसलिए उस काल को प्रबंध काल भी कहते हैं। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत में संगीत का अच्छी उन्नति हुई। उस समय के रियासतों में संगीत को संरक्षण मिला, जिससे संगीत का प्रचार और विकास हुआ। यह काल संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण हुआ और लगभग 12वीं शताब्दी तक वे भारत के शासक हो गए। देखिए, मैंने सभी वीडियो में आपको ग्रंथों की जानकारी दी है। इसको सभी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं पार्ट को काट के बना रहा हूं। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, तभी आपको ग्रंथों की जानकारी सही लगेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसकी सभ्यता, संस्कृति और संगीत का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। देखिए, संस्कृति और संगीत का जो प्रभाव है वो भारतीय संगीत पर पड़ा। अतः उत्तर भारतीय संगीत, जिस पर उनका विशेष प्रभाव था, दक्षिणी संगीत से धीरे धीरे पृथक होता गया। संगीत के इस नवीन रूप का विकास अकबर के राज्यकाल में विशेष रूप से हुआ। यह बताना चाह रहा हूं मैं, संगीत के इस नवीन रूप का विकास अकबर के राज्यकाल में विशेष रूप से हुआ। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस काल की निम्नलिखित सामग्रियां प्राप्त होती है। पहली है संगीत मकरंद। इस ग्रंथ के रचिता नारद हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि नारद नाम के कई व्यक्ति हुए, क्योंकि विभिन्न समय में नारद कृत विभिन्न पुस्तकें मिलती है, जैसे नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद, नारदीय संहिता आदि। संगीत मकरंद के समय के विषय में अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसे 9वीं शताब्दी का मानते हैं। मतलब अधिकांश जो विद्वान लोग हैं इसको 9वीं शताब्दी का ही मानते हैं। रागों को स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में
विभाजन सर्वप्रथम इसी पुस्तक में प्राप्त होता है। मतलब इसी पुस्तक से हमको विभाजन का सर्वप्रथम इस पुस्तक से प्राप्त होता है। अतः ईरो राग रागनिया पद्धति का आधार ग्रंथ कहा। संगीत मकरंद में केवल यह विभाजन ही नहीं, वर्ण अन्य विभाजन भी मिलते हैं, उसमें अन्य विभाजन भी मिलते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे कंपन के आधार, समय के आधार पर विभाजन इत्यादि। दूसरा देखिए, गीत गोविंद इसकी रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा हुई। जयदेव केवल कवि ही नहीं, गायक भी थे। इसमें स्वरलिपि रहित संस्कृत में लिखे गए प्रबंधों और गीतों का संग्रह है। अतः केवल शब्दों से उस समय के संगीत का ज्ञान नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट देखिए, संगीत रत्नाकर, इसका नाम तो सभी ने सुना है। संगीत रत्नाकर, इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा हुई। देखिए अब यहाँ क्लियर हो रहा है, इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में सारंग देव द्वारा हुई। यह ग्रंथ केवल उत्तरी संगीत का ही नहीं, वर्ण दक्षिण भारतीय संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है। अब हम आगे की वीडियो में वर्ण दक्षिण भारतीय संगीत का भी आधार ग्रंथ माना जाता है, इसका वर्णन हम आगे की वीडियो में करेंगे। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।